नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये था, क्या लिखा हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, भारत का संविधान जो है वो अपने आप में क्या है? ऑनलाइन कैंडिडेट्स काइंडली कंफर्म एवरीथिंग इज परफेक्ट ना? हाँ, भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो है वो पेंडिंग रह जाए। ठीक है, सी। तो देखो, क्या सवाल पूछा गया आपसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो डज नॉट अडॉप्ट रिजिड। देखो, दो शब्द होते हैं, एक होता है रिजिड, एक होता है फ्लेक्सिबल। जो इंसान कहीं पर भी एडजस्टेबल होता है उसको कहा जाता है कि यार फ्लेक्सिबल पर्सन है। हमारा संविधान जो है ना वो एक तरीके से फ्लेक्सिबल कहा जाता है, रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। मतलब कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जैसे बेसिक स्ट्रक्चर, आप उन्हें बदलाव नहीं कर सकते, बट कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जिनमें पर अमेंडमेंट है जो कर सकते हैं। ठीक है, तो डज नॉट अडॉप्ट रिजिड सेपरेशन। तो हम लोग जो है ना बिल्कुल रिजिड सेपरेशन जो है अडॉप्ट नहीं करते। सेपरेशन ऑफ पावर किसका? तीनों पावर जो अपना रही, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है ना, तो इन तीनों का जो सेपरेशन है वो एब्सोल्युटली नहीं है ना? है, लेकिन एकदम एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन नहीं दे रखे हैं कि ये आपके ग्राउंड रहेंगे, ये आपके जुडिशरी के पॉइंट है और ये आपके लेजिस्लेचर के पॉइंट है, ऐसा नहीं दे रखा है। दूसरा, द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क इनकॉर्पोरेट अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। हमारे संविधान के अंदर जो सिस्टम दे रखा है वो दे रखा है चेक एंड बैलेंस का। मतलब एक पर्टिकुलर व्यक्ति का कामकाज दूसरी संस्था कर सकती, क्या कर सकती है? चेक कर सकती है। जैसे जुडिशियल रिव्यू, तो जुडिशरी क्या करती है? लेजिस्लेचर के कामकाज को क्रॉस चेक करती है, हाँ या ना? अच्छा, जैसे मान लो जुडिशरी ने कोई गलत डिसीजन दे दिया, तो क्या लेजिस्लेचर के पास पावर है कि वो कानून बना के उसको वापस ओवरराइड कर सके? हाँ। तो एक और एग्जीक्यूटिव के कामकाज को जुडिशरी क्या कर सकती है? चेक एंड बैलेंस कर सकती है, यस। तो ये सारी चीजें यहां पर आपस में वर्कआउट करती है, चेक एंड बैलेंस, मतलब एक दूसरे का कामकाज को चेक है जो करना। अलाउइंग लिमिटेड फंक्शनल ओवरलैप। हाँ, कुछ एक जगह है जहां पर क्या होता है, उनका फंक्शनल ओवरलैप हो जाता है, मतलब उस काम को जुडिशरी भी कर रही है और लेजिस्लेचर भी कर रहा है। जैसे सुप्रीम कोर्ट की रूल मेकिंग पावर एक्सेप्शन है, वो क्या है? लेजिस्लेटिव पावर है सुप्रीम कोर्ट की। तो कुछ चीजों को छोड़ के अदरवाइज जो है हमारा संविधान चेक एंड बैलेंस से वर्कआउट करता है। अब ये इन्होंने दो स्टेटमेंट दिए, एक एसेशन है और दूसरा क्या है? रीजनिंग है। तो अब है ना, हमें ये फाइंड आउट करना होता। अब देखो, ये सवाल आपके एग्जाम के प्रोविजन से डायरेक्टली नहीं पूछा गया। इस संविधान का आंसर कौन सा कैंडिडेट दे सकता है? वही कैंडिडेट दे सकता है जिसको भारत के संविधान की फीचर्स के बारे में पता हो। भारत के संविधान के अंदर जो ये सेगमेंट दे रखा है एक तरीके से सेपरेशन ऑफ पावर का, उसके बारे में जानकारी हो। तो हमें क्या करना है? हमें खुद को इस तरीके से अडेप्टिव बनाना है कि हम इन दोनों चीजों को क्या कर सकें? फोकस है जो कर सकें। ओके, तो अब इस सवाल का आंसर क्या होगा? देखो, रिजिड भी है, लेकिन है ना, मैं आपके सामने कुछ नया भी ट्राई करना चाहता हूं। अभी इन दोनों वर्ड्स को मैं आपके सामने एक तरीके से यहां पर, मतलब हमें कुछ एडिशनल सीखना है। इन 10 सवालों के माध्यम से हम कुछ एक्स्ट्रा भी ट्राई करेंगे। जैसे अभी मैं एआई का सेगमेंट आपके बीच में ओपन कर रहा हूं। आंसर टिकिंग इज नॉट अ पर्पस। ओके, अब मैंने इसको एक कमांड दिया कि भाई दो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, इसको एक्सप्लेन करो। अभी स्टेटमेंट में अपने सामने क्या क्या बातें कह रहा है समझने की कोशिश करना, इससे अपन को कुछ नई बातें और पता चलेगी। ओके, प्रिपेयर रहना। आप लोगों को सिलेबस की चिंता करने की जरूरत नहीं है, संविधान का सिलेबस करना मेरी जिम्मेदारी है। बट व्हाट आई वांट कि आप इसके साथ साथ मल्टीपल चीजों को भी साथ साथ में देखें। देखो क्या लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट अडॉप्ट रिजिड सेपरेशन। तो क्या लिखा हुआ है कि भाई अनलाइक द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से अलग। अनलाइक का मतलब होता है अलग। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, वहां पे स्ट्रिक्टली सेपरेशन दे रखा है, स्ट्रिक्टली चीजों को डिवाइड कर रखा है, ये काम लेजिस्लेचर का, ये काम एग्जीक्यूटिव का। भारत के अंदर जो है ना कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर ओवरलैपिंग होती है। ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि इस पार्ट के ऊपर को एग्जीक्यूटिव के पार्ट पर जुडिशरी डील कर सकती है, लेजिस्लेचर के पार्ट पे जुडिशरी डील कर सकती है, या जुडिशरी के पार्ट पे लेजिस्लेचर डील कर सकता है। जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ हाईकोर्ट जज कौन करता है? एग्जीक्यूटिव करता है। तो बताओ ये आपस में ओवरलैप नहीं है ना? क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि बिल्कुल ही अपने आप में सिस्टम ऐसा है कि स्ट्रिक्टली है? तो जहां पे आपके यूनाइटेड स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेपरेशन के मामले में बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, लेकिन उससे अपोजिट भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एकदम स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं देता है। पहला पॉइंट। एग्जाम्पल भी दिया इन्होंने, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो एग्जीक्यूटिव है ना, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जो पावर है वो कहां से मिलती है? पार्लियामेंट के लॉ से।
जुडिशरी कैन रिव्यू द लॉ पास बाय द लेजिस्लेचर। तो आपस में आपको ना इंटर एक तरीके से डिपेंडेंस भी दिखाई देगी। दूसरा दूसरा स्टेटमेंट भी ट्रू है, द ओवरलैप इज इंटेंशनल टू प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ पावर। तो जो हमारे संविधान में कुछ जगहों पर ये इस तरीके से ओवरलैपिंग दे रखी है और फिर उसको अपन चेक एंड बैलेंस से चेक करते हैं, तो इसलिए करते हैं कहीं ऐसा ना हो कि एक संस्थान जो है अपनी पावर सारी अपने पास लेके बैठ जाए, तो कल तो वो जो अपने पावर का मिसयूज होने पर भी किसी दूसरे संस्थान को जो है क्या कहते हैं अलाउ नहीं करेगी वो उसको इंटरफेयर करे। एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल दिए। जुडिशरी क्या कर सकती है, किसी भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को स्ट्रक डाउन करती है। आई टोल्ड यू डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, याद है ना आप लोगों को। दूसरा, प्रेसिडेंट के पास में लेजिस्लेटिव पावर होती है। अब बताओ प्रेसिडेंट कौन है, एग्जीक्यूटिव, लेकिन एग्जीक्यूटिव के पास में कानून बनाने की पावर दे रखी है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। तीसरा, पार्लियामेंट क्या कर सकती है, किसी भी जज को इंपीच कर सकती है। तो ये देखो ये ना आपस में एक दूसरे के ऊपर चेक कर रहे हैं कि जज ने गड़बड़ी करी पार्लियामेंट हटाएगा, पार्लियामेंट ने गड़बड़ी करी जुडिशरी उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर जो करेगी, पार्लियामेंट लॉ नहीं बना रही है तो एग्जीक्यूटिव लॉ बना देगा। तो ये क्या है, आपस में चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है जो होता है। अब रही बात इनके बीच में लिंकिंग का, ऑब्वियसली बात है, तो ये जो रीजनिंग है वो एब्सोल्युटली क्या करती है, इसको डिफाइन है जो करती है। अब मुझे बताओ कितना एक सवाल बहुत बेहतरीन तरीके से पूछा। अब ये बात मैं यूट्यूब पे नहीं कह सकता था क्योंकि कई कैंडिडेट जिनके सवाल गलत हुए हैं वो डिमोरलाइज हो जाएंगे, लेकिन आप लोगों को मेरा ये ड्यूटी बनता है कि मैं एक्सप्लेन करके बताऊं कि इस तरह की सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाता है और इस तरह के सवाल कहां से पूछे जाते हैं। अब ये टॉपिक हमें पता था, आपको पता है हमने क्लास में डिस्कस करते समय कई बार मैंने जाने अनजाने आपसे कहा है कि देखो ये जुडिशरी की लेजिस्लेटिव पावर है ना, ये एग्जीक्यूटिव की लेजिस्लेटिव पावर है, वो ये हमारा डिस्कशन हुआ था कि नहीं हुआ था। अब ये उसका कंक्लूजन है, ये क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये वाली चीज। अच्छा एक मजेदार बात मैं आपको और बताता हूं मैंने इससे कहा एआई से कि भाई काम कर, अच्छा एक लॉजिक याद रखना, अमेरिका का जो संविधान है वो स्ट्रिक्ट है सेपरेशन के मामले में, भारत का संविधान जो है स्ट्रिक्ट नहीं है। ओके, ये बात याद करना। मैंने इससे कहा द लिस्ट आउट द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब एक सवाल इससे पूछा, ध्यान से देखना, अब इसका आंसर किस तरीके से आपके सामने आ रहा है। तो यहां पर इसने कई सारे कुछ पॉइंट है जो बताएं। इसने कहा कि भारत का संविधान जो है सबसे लेंथी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये इसकी यूनिक फीचर है। 22 पार्ट्स, 12 स्केड्यूल्स वगैरह, और अगर जो आप वर्तमान के सारे पार्ट्स को अगर मिला देते हैं तो तकरीबन तकरीबन 450 यानी कि अप्रोक्सली 470 प्लस आर्टिकल्स जो हैं आपको संविधान में देखने को मिलेंगे। जितने भी न्यू आर्टिकल है उन सबको मिला के 21A, 51A या फिर आपके 243 से लेकर 243T तक, तो ये सारे आर्टिकल्स को मिला दिया जाए तो संख्या बढ़ के कितनी बढ़ चुकी है, 395 प्लस लगभग 75 न्यू आर्टिकल और इंसर्ट हो रखे थे, यानी कि 470। 22 से 25 कैसे हुए, कौन कौन से पार्ट है जो आपको क्या कहते हैं नंबरिंग के अंदर अलग आएंगे, कौन कौन से पार्ट्स है जो नंबरिंग में अलग चले जाएंगे। पार्ट 4 है, वेरी गुड, पार्ट 9 है, पार्ट 9 भी, 9 भी है लेकिन 9 पहले डिलीट हो रखा है, उसकी जगह पे उसको हमने रख दिया तो इसलिए वो काउंटिंग में आपको पता नहीं चलता, जबकि काउंट जो पार्ट 9 है ना वो भी नया इंसर्टेड किया गया है, वो सब्सटीट्यूट है जो नहीं हो रखा है। बट एनीवे सीक्वेंस वाइज चलेंगे तो टोटल 25 पार्ट यहां पर देखने को मिल जाएंगे। अच्छा दूसरा, हमारा जो संविधान है वो हमने कई अलग अलग देशों के संविधान से ले रखा है, ब्रिटिश, यूएस, आयरिश, कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन, सोवियत रूस, फ्रेंच, साउथ अफ्रीकन एंड जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन सभी से हमने अलग अलग चीजों को ले रखा है। जैसे यूएस से हमने क्या लिए, फंडामेंटल राइट्स लिए, है ना। क्या हमने सेपरेशन ऑफ पावर यूएस से ली है, नहीं, क्योंकि यूएस का सिस्टम तो अलग है, अगर हमने यूएस से ली होती तो हमारा सिस्टम अलग होता। डायरेक्टिव प्रिंसिपल आयरलैंड से ले रखे हैं वगैरह। फेडरल स्ट्रक्चर विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, हमारी कैसे स्ट्रक्चर है, फेडरल है, लेकिन कहीं की हमने अल्टीमेट पावर किसको दे रखी है, सेंटर को दे रखी है। जैसे इमरजेंसी हो जाती है तो फिर कौन वर्कआउट करता है, सेंटर वर्कआउट करता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, सेक्युलर स्टेट का कॉन्सेप्ट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, सिंगल सिटीजनशिप, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब 18+ जो पर्सन है उसको वोट का अधिकार जो मिलता है, इमरजेंसी प्रोविजन है, 3 टायर गवर्नेंस है वगैरह वगैरह। तो ये कई सारे पॉइंट जो है ना वो इसके क्या आ रखे हैं, इसके यूनिक फीचर के अंदर आ रहे हैं। अब मैंने इसको बोला व्हाट अबाउट द सेपरेशन ऑफ पावर। अब मैंने इसको एक हिंट दिया, मैंने कहा भाई सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में तुम्हारा क्या कहना है, मतलब हम लोग जो इस तरीके से चीजों को मेंटेन करते हैं वो कैसा है।
तो देखो यहां पे इन्होंने इसका मेंशन है जो कराया कि जनरली जो है दिस पावर इज नॉट एब्सोल्यूट, जैसे फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं होते ना, तो ये जो सेपरेशन का जो प्रोविजन है ये भी क्या है, एब्सोल्यूट नहीं है, ये एक फंक्शनल है और कुछ जगहों पे क्या करता है, ओवरलैप है जो करता है। तो ये पॉइंट यहां से आया। तो कहीं कहीं मतलब है ना, हमें इस बात को समझने की कोशिश करना है। देखो इसने और आंसर दे दिए, आर्टिकल 50, आर्टिकल 32, 326 हो गया, जुडिशियल रिव्यू वाली बात हो गई आपके सामने, आर्टिकल 53, 154 हो गया जहां पर प्रेसिडेंट को हमने एग्जीक्यूटिव पावर जो दे रखी है। ये देखो चेक एंड बैलेंस की बात यहाँ पर आपके सामने आ गई। कोई भी ऑर्गन जो है, तीनों ऑर्गन्स में से कोई भी ऑर्गन एक दूसरे को डोमिनेट जो है वो नहीं कर सकता, और लिबर्टी जो है वो एक तरीके से प्रोटेक्ट है चुकी गई। अब देखो ये चीज जब हम इस एक्सटेंट पे डिस्कस कर लेते हैं, आज मैं आपके बीच में इस बात का डिस्कशन इसलिए कर रहा हूं ताकि अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हमारे जुडिशरी में आए ना, तो हमको पैनिक नहीं होना पड़े। देखो एक बात याद रखना, एक एक अटेम्प्ट हमारे जीवन का कम से कम 1 साल होता है ना। हर सिंगल अटेम्प्ट क्या होता है, कम से कम हमारा 1 साल खराब करता है या 1 साल आबाद करता है। अगर हमने पेपर अच्छा किया तो वही चीज हमारे लिए क्या करती है, सिलेक्शन का काम करती है। और अगर हमारा पेपर के भले ऐसे सवालों के कारण भी चला गया, देखो एआईबी एग्जाम है तो फिर भी कैंडिडेट कह सकता है कोई ऐसे कैसे सवाल पूछ ले, बट जुडिशरी एग्जाम के अंदर तो कोई गुंजाइश ही नहीं होती। तो आप लोग जो है अपना लेवल, अपनी अंडरस्टैंडिंग जो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर लिखें।